दोस्तों नमस्कार। आज 6 मई है और 6 मई 2021 को कोरोना टाइम में देश के किसानों के बड़े नेता, केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है और किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे चौधरी अजीत सिंह। वो उम्र भर किसानों के लिए लड़ते रहे। जिस वक्त वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट रहे और आईबीएम में वो नौकरी करते थे अमेरिका में। लगभग 50 साल के आसपास उनकी उम्र थी जिस वक्त वो भारत आए, जब उनके पिता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जिसको जब पैरालिसिस हुआ तो उनकी देखरेख के लिए चौधरी अजीत सिंह भारत आए। दरअसल चौधरी चरण सिंह नहीं चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह सियासत में आए और वो खुद भी आना नहीं चाहते थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको चौधरी चरण सिंह की देखभाल के लिए आना पड़ा भारत। और जब वो भारत आए और पहली बार वो राज्यसभा में गए उस वक्त तो उनको किसानों ने प्यार से छोटे चौधरी का नाम दिया। चूंकि बड़े चौधरी चौधरी चरण सिंह थे ही और छोटे चौधरी चौधरी अजीत सिंह रहे। लंबे समय तक किसान उनको छोटे चौधरी के नाम से ही जानते रहे। मीडिया में भी छोटे चौधरी उनको प्यार से लिखा जाता था, कहा जाता था। और उनका शुरुआती जो समय था वो काफी उठापटक और स्ट्रगल वाला रहा। उस वक्त उनकी जो पार्टी थी वो दो फाड़ हुई। लोकदल आ और लोकदल बा बहुगुणा, अलहिमती नंदन बहुगुणा अलग हो गए। लोकदल बा बन गया, लोकदल आ बन गया, चौधरी अजीत सिंह अलग हो गए। बाद में वो जनता पार्टी बनाई उन्होंने चंद्रशेखर के साथ में, और जनता पार्टी के से लेकर के जनता दल तक, और फिर वीपी सिंह की सरकार में वो मंत्री भी बने। मजबूत स्थिति में रहे अपने समय में। 7 बार बागपत से सांसद चुने गए, 1 बार राज्यसभा में रहे वो, और छपरोली जो चौधरी चरण सिंह की विधानसभा सीट थी वहां से 1 बार वो एमएलए भी चुने गए। तो बहुत ही ब्राइट उनका करियर था, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला भी था। चौधरी अजीत सिंह ऐसे नेता थे जो कभी हार और जीत से विचलित नहीं होते थे। 2000 सबसे पहले वो 98 का लोकसभा का चुनाव हारे बागपत से। सोमपाल शास्त्री ने हराया उनको, बीजेपी के कैंडिडेट थे सोमपाल शास्त्री उस वक्त। 2014 में डॉक्टर सत्यपाल ने उनको हराया और 2019 में उन्होंने सीट बदल दी, बागपत से चले गए मुजफ्फरनगर और वहां डॉक्टर संजीव बालियान से वो चुनाव हार गए। लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए, हमने उनके चेहरे पे कभी शिकत तक नहीं देखी। एक ऐसा नेता राजेश भाई साहब जिनको, चूंकि मैंने उनको निजी तौर पे एक लंबे समय तक, लगभग आप मान के चलिए कि 2008 से लेकर के और 2021 तक, जब वो इस दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने, लगभग 13-14 साल के हिस्से में मैंने उनको कवर किया। उनकी पार्टी को भी मैंने कवर किया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंने इस बीच में काम किया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला। तो ये रेगुलर मैं कवर करता रहा। तो उस सिलसिले में, चूंकि जब आप किसी सेगमेंट को कवर करते हैं तो उस सेगमेंट के लोगों से आपका एक रिश्ता बन जाता है, एक संबंध बन जाता है, लगातार बात होती है, दुआ सलाम होती है। तो कुछ वैसा ही रिश्ता चौधरी अजीत सिंह के साथ बन गया इस बीच में काम करते करते। तो फ्रीक्वेंटली उनसे बात होती थी, इजीली वो अवेलेबल होते थे। तो उनकी व्यक्तित्व की बहुत सारी खूबियां मेरे समझ में आई मोटा मोटा राजेश भाई से। और आपने भी एक हिस्से में उनको कवर किया, चूंकि फार्मर्स का सेगमेंट आपने कवर किया। 4 साल के आसपास अमर उजाला में कवर किया। 4 साल आपने अमर उजाला में फार्मर्स के सेगमेंट को कवर किया, आरएलडी को कवर किया। और मुझे याद पड़ता है एक बार वो आपके घर भी आए थे जब आपकी दादी का देहांत हो गया था और उनको पता चला तो वो उन्होंने कहा कि मुझे राजेश के यहाँ जाना है जरूर। तो ऐसे ऐसे सरल हृदय के व्यक्ति नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन वो संबंधों का बड़ा ख्याल रखते थे। और वो, मुझे वो दिन याद है जब वो आपके गांव में अचानक सुबह सुबह पहुंच गए थे। हाँ डॉक्टर साहब, उसमें ये था कि शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास उनका फोन आया। अच्छा, उन्होंने कहा कि सब ठीक है। मैंने कहा सब ठीक है। तो मैंने, क्योंकि आरएसटी थी दादी की 4 दिन बाद, तो मैंने बताया भी नहीं था, कुछ लोगों को पता था। बोले सब ठीक है। बोले कुछ घटना हुई है गाँव में? तो मैंने कहा कि हाँ दादी की डेथ हो गई। बोले वो कितनी उम्र थी? मैंने कहा लगभग 93 के आसपास उनकी यही थी।
बोले बीमार थी क्या? मैंने कहा अब तो बीमार नहीं थी। तो इस बीच में 2-4 मिनट उन्होंने इस पर बात करी, और बात करके और थोड़ी बात करी, पॉलिटिकल बात करी। उसके बाद फोन कट गया। लगभग वो जब बात करते थे तो रात में, क्योंकि 6-7-8 मिनट लगातार बात करते थे वो, तो फोन कट गया। सुबह को यहाँ लोकदल के जिलाध्यक्ष थे, उनका फोन आया 7 बजे। बोले आप कहाँ हो? मैंने कहा अभी घर पे हूँ। बोले चौधरी साहब आ रहे हैं, लगभग 10:30 बजे गाँव घर पे पहुंचेंगे। तो आप देखो, वो तो इस मामले में देखो उनका लगातार उन्होंने करी भी है, देखा भी है, और फिर यहीं पले बड़े, इंस्टीट्यूट में रहे। उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब वो किसी मीटिंग में आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे राणा जी, तो वो लगातार हंसते थे। आप उनसे कड़वे सवाल पूछो तो हंस के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछ, आप उनसे कितने तीखे सवाल पूछ, आप तो बहुत तीखे सवाल पूछते थे, उसके बाद भी वो हंस के बोले चाय पियो और नमकीन खिलाओ भाई, और इस तरह के वो डाइवर्ट कर देते थे। एक खूबी ये थी, वो नाराज जल्दी हो जाते थे। जैसे आपने कहा ना, बुरा नहीं मानते थे, स्थायी तौर पे बुरा नहीं मानते थे। पत्रकारों से तो अक्सर उनका झगड़ा होता था। वो जब भी वो मेरठ आते थे तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ऐसी नहीं होती थी जिसमें उनकी होट टोक नहीं हुई हो पत्रकारों के साथ में। वो कुछ ना कुछ बात को लेके गुस्से में आ जाते थे। जैसे मुझे याद पड़ता है, मेरठ में एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, राजकुमार गर्ग साहब। अमर उजाला में लंबे समय काम किया उन्होंने। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा लेट हो गया। तो जब मैं उन्हें दिखा नहीं तो उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान वाले नहीं दिख रहे हैं। तो किसी ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि मैं पहुंच रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। तो विद इन 2 मिनट्स में अंदर एंट्री कर गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। तो जब बातचीत चल रही थी तो मैंने एक सवाल पूछा, तो थोड़ी देर बाद राजकुमार गर्ग साहब को प्यार से चचा कहते थे शहर में सब पत्रकार। वो सारे पत्रकारों के और शहर के तमाम लोगों के चचा थे। तो राजकुमार गर्ग साहब ने वो सवाल, दरअसल बुजुर्ग आदमी थे तो उन्होंने मेरे सवाल पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो मेरा ही सवाल रिपीट कर दिया उन्होंने दोबारा, थोड़ा सा घुमा फिरा के। अब चौधरी साहब को गुस्सा आ गया। बोले जब इन्होंने पूछा था ये सवाल तब आप कहाँ थे? अब गर्ग साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनको भी गुस्सा आ गया। बोले वो अपने सवाल करेंगे, मैं अपने करूंगा। तो चौधरी साहब ने क्या जवाब अलग अलग देने जाऊंगा मैं? भाई यहीं रहो, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सब मेंटली भी यहीं रहो, फिजिकली तो यहाँ हुई, मेंटली भी यहाँ रहो। तो ये इस तरह की हॉट हुई। तो ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से हैं उनके। पहली बार जब मैंने उनको फेस किया एज ए जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये तब की बात है 2009 की, जब बहुत पॉपुलर एमएलए रहे सरदना से रविंदर पुंडीर, उनकी पत्नी विमला पुंडीर जी वो आरएलडी में शामिल हो गई। प्रोफेसर्स कॉलोनी मेरठ कॉलेज की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी विमला पुंडीर जी के आवास पे। तो वहाँ पहली मुलाकात हुई चौधरी साहब से बतौर पत्रकार। तो मैंने बहुत तीखे सवाल कही, सीधे उनके ऊपर बौछार कर दी सवालों की। तो चौधरी साहब ने को लगा कि ये कोई नया लड़का है, क्या क्या उल्टा पुल्टा पूछ रहा। उन्होंने मुझे इग्नोर मार दिया। कई सवालों को उन्होंने मेरे सिरे से निकाल दिया और किसी को कोई कंसीडर ही नहीं किया, कोई जवाब ही नहीं दिया। उनका अंदाज था ये। तो मैंने भी हार नहीं मानी, मैं लगा रहा। मैंने जब कई सीनियर्स ने और सवाल पूछे तो उसके बाद फिर मैं, जब वो साइलेंस हुई तो मैंने फिर एक सवाल पूछ दिया। तो अब चौधरी साहब जो है उस सवाल पे फंस गए, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। तो जवाब देने के बाद फिर उनको लगा कि ये शायद इस तरह से होना नहीं चाहिए था। जवाब मैंने कुछ और देना था और दे कुछ और दिया मैंने। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, सर्किट हाउस में बुलाया हम लोगों को और कहा कि देखो वो बात मैं ऐसे कहना चाहता था, वो ऑफ द रिकॉर्ड है वो वाला मामला। तो दरअसल मीडिया का जो टीआरपी का गेम है, वो इतने सरल नेता थे कि मीडिया के टीआरपी के गेम में कभी नहीं फंसे। वो लाइमलाइट में आना नहीं चाहते थे, बहुत कैमरा लेके नहीं चलते थे, वो कोई अपने साथ जो है सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। उनका गनर सिविल वर्दी में रहता था। अच्छा, वो सर्दी का जब मौसम होता था तो आपने देखा होगा, कभी वो आपने उसे जर्सी में नहीं देखा होगा, मतलब वो जो है जैकेट भी नहीं पहनते थे। और बुजुर्ग होने के बाद भी इतनी फुर्ती उनमें रहती थी, एकदम बिल्कुल दुरुस्त। दरअसल जो बागपत का नेचर है, बागपत जिला सबसे अलग था। जब ऐसा कई बार हुआ, एक बार मैं जब अमर उजाला में था तो मैं उनके आवास पर गया दिल्ली। उन्होंने कहा कि आओ, वहाँ खाना ना खाया। और मेरे साथ में एक साथी थे, वो अखबार के नहीं थे, अलग थे, पॉलिटिकल थे। तो वहाँ के खाना ना खाया। तो जब मैं जैसे वहाँ घूमने लगा तो मैंने पूछा, तो वहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हो गए, इधर भट्टी चल रही। तो मैंने पूछा ये भट्टी क्या कोई प्रोग्राम है?
तो उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। तो फिर वहाँ चाय वाय पी, खाना ना खाया, बहुत अच्छी तरह बात करी। इसी बीच में बागपत के कुछ लोग पहुँच गए। अच्छा, बाहर बैठे हुए लोग हुए, अच्छा वो ऐसे देख रहे जैसे कोई मोड़ होता है ना कि कोई आ रहा है, वो बार बार झांकते थे कि चौधरी साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो झांकते थे बार बार। 12 तुगलक रोड पे जो कोठी थी उनकी, तो वो इस तरह सा था अंदर, इस तरफ रेजिडेंस का गेट और इस तरफ ये ऑफिस बना हुआ था छोटा सा। तो वो बीच में एक स्पेस था जिसमें चौधरी साहब रेजिडेंस से निकल के इसमें आते थे ऑफिस में। तो जिस वक्त वो आते थे तो उस वक्त सारे लोग टूट पड़ते थे उनसे बात करने के लिए। अच्छा, उनके साथ कोई लाग लपेट तो था नहीं, प्रोटोकॉल था नहीं, सिक्योरिटी थी नहीं। डॉक्टर साहब, बागपत की, मुजफ्फरनगर के लोग, शामली के, वो तो फिर भी थोड़े डरते थे। हाँ। बागपत के तो 7-8 लोग थे ना। जैसे मैं एक बात बताऊं, अभी छपरौली में जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तो हम लोग चौधरी अजीत सिंह जी हम चले गए। तो आप देखो लोगों के साथ की देखो, तुम्हारे लोग भागे जा रहे। मैंने किससे पूछा, मैंने कहा क्या प्रोग्राम है आज छपरौली में? बोले वो चौधरी अजीत की प्रतिमा रखी जा रही, मूर्ति का अनावरण है। तो मैंने कहा कौन करा रहे हैं? बोले जयंत करा रहे। तो मैंने क्या आप जानते हो जयंत चौधरी को? बोले जयंत के बापू को जाने हम तो। सपाट। तो वहां दिल्ली में बागपत के लोग थे जो हिम्मत करके ये कहते थे कि टिकट ही सदो। बागपत के लोग वहां बोलते थे तो वो गुस्से में बोल जाते थे, पर वो गुस्सा क्षणिक भर का होता था। तो जब मैं वहां बैठा हुआ तो मैं देख रहा तो बुजुर्ग ऐसे झांक रहे, तो मैं कह रहा ये बुजुर्ग यहाँ ये कैसे झांकते हैं? तो वो झांक रहे। अच्छा, चौधरी साहब को पता ही रहता था कि यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, उनका मूड एकदम खराब हो जाता था। पर वो जैसे ही बाहर जाते थे तो लपक लेते थे सारे लोग। अच्छा, वो ये नहीं समझ पाते थे कि छपरौली की बात कर रहे हैं, बिनौली की बात कर रहे हैं। उस समय बरनाला विधानसभा में होती थी। वो तो दरअसल होता क्या था कि जैसे ही टिकट वितरण का समय आया तो 12 तुगलक रोड पे दिन भर हजारों किसानों का जमावड़ा रहता था और सब जाते थे अपने अपने कैंडिडेट की पैरवी के लिए। अब के उसे टिकट दे देना जी, अब के उसे टिकट दे देना, उसे टिकट दे देना, वो अच्छा है। एक वीडियो तो बहुत ही वायरल हुआ उनका, जो एक कैंडिडेट को लेके कुछ लोग वहां पे गए हुए थे। उन्होंने कहा साहब ईमानदार आदमी को टिकट देना। बोले ईमानदार को दे दिया और वो बेईमान हो गया तो माथे पे लिखा है ईमानदार, तुम ले आओ ढूंढ के ईमानदार, मैं दे दूंगा उसको। तो इस तरह की बातें होती थी। कई बार पत्रकारों से भी वो कह देते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा टिकट वितरण फला फला जगह से किसका टिकट हो रहा है जी? बोले जिसका मन करे उसको दे दो। बोले अखबार वाले तो बांटते ही रहते हैं टिकट, छाप देते हैं इसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, तो जब आपको ही बांटना है तो बांट दो भाई, मैं तो अलग बैठा हूं। ऐसे ही वो समर्थक जब जाते थे उनके, उनसे भी कह देते थे यही। बोले कई बार तो ये भी कह देते जाओ, लोग कह देते थे उस फला को मत दे देना हरा देंगे, या फला को नहीं दिया तो हरा देंगे। तो वो कहते थे जाओ हरा देना, जिसको मन में आएगा दूंगा। तो ऐसी तलखियां उनकी अपने वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ चलती रहती थी और अकेले घूमते थे, कभी वो डरे नहीं। उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आजकल के नेता जो लाव लश्कर लेके चलते हैं, कारों के काफिले, सिक्योरिटी, ये वो तामझाम, कुछ नहीं। और देखो डॉक्टर साहब, वो इतने सिद्धांतवादी थे, मतलब वो कभी भी अवसर को नहीं छोड़ते थे। आप देखो, हमने कई बार देखा भी है, मतलब लिखा भी है और सुना भी है, पढ़ा भी है कि कई बार जैसे चौधरी साहब थे महेंद्र सिंह टिकैत, वो कई बार आपस में, उनमें और चौधरी साहब में आपस में कहीं ना कहीं तलखी हो जाती थी। अच्छा, तलखी होती थी, लेकिन जब जब टिकैत साहब पे कष्ट पड़ा तब तब चौधरी साहब वो तमाम तलखी साथ खड़े दिखाई देते थे। आप देखो, जब वो एक मामला हुआ था बिजनौर में, बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी, प्रकरण हुआ था, और जब प्रकरण में पूरी फोर्स ने पूरे सिसोली घेर लिया, चौधरी साहब बिना बुलाए, उससे पहले भी तलखी थी, बिना बुलाए सिसोली आ गए थे, बड़ी रैली हुई थी, और जैसे चौधरी साहब आए एकदम पूरा बड़ा हुजूम, एकदम पूरा माहौल चेंज हो गया। इसके अलावा आप देखो, जब 28 जनवरी 2021 का मामला था गाजियाबाद में, जब तमाम किसान पड़े हुए थे, तो जिस समय वहां लगा कि राकेश टिकैत अकेले पड़ गए और पुलिस की पूरी घेराबंदी में चौधरी साहब की ताकत थी, उन्होंने हवाई लगाई और एकदम दोबारा से फिर राकेश टिकैत जब एकदम परेशान हो गए थे, घबरा गए थे, रोते हुए भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे, चैनल पर उनके फोटो आए, उन्हें लगा कि अब मैं गिर गया। तब चौधरी साहब ने वहां से आह्वान किया और एकदम रात में जिस तरह में 1000 लोग इकट्ठे हुए, तब एकदम भारतीय किसान यूनियन का वजन बढ़ा। तो वो अलग बात है कि तलखी, लेकिन किसानों के मामले में, किसान सेगमेंट, वो कभी पीछे नहीं। दरअसल ये जो रिश्ता है ना टिकैत परिवार का और चौधरी साहब के परिवार का, ये कुछ अलग तरह का रिश्ता है। इसमें क्या है कि जिस वक्त चौधरी चरण सिंह पैरालाइज हो गए, तो उस वक्त चौधरी अजीत सिंह नए नए आए थे और इधर टिकैत के आंदोलन उस समय पीक पे आना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक शून्य था किसान राजनीति में
चूंकि राजनीतिक ताकत उस तरह से किसानों के मसलों को हल नहीं कर पा रही थी, तो मूवमेंट्स के फेज में चले गए किसान। और मूवमेंट्स में जाने के बाद में फिर उनको लीड कर रहे थे महेंद्र सिंह टिकैत। तो उसी वक्त एक वाकया होता है कि गायत्री देवी जी, जो चौधरी चरण सिंह जी की पत्नी, चौधरी अजीत सिंह जी की माता जी, वो टिकैत के मंच पे आती है मेरठ प्रदर्शन के दौरान। तो टिकैत साहब उनको मंच पे नहीं चढ़ने देते। वो कहते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल फोरम है, इस पे हम किसी पॉलिटिकल फिगर को नहीं आने देंगे। तो उसको लेकर के पहला कंट्राडिक्शन वहां से शुरू होता है। उसके बाद फिर लगातार कई ऐसे मौके आए जब चौधरी अजीत सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बीच में तल्खियां रही और कई जगह कुछ सामाजिक मसले हुए, राजनीतिक मसले हुए। तो कुछ देर पहले एक नेता वहां पहुंचे, कुछ देर बाद दूसरे नेता पहुंचे, मीडिया में भी इसको काफी उछाला गया, काफी छपा ये भी। लेकिन जब सिसोली जब चौधरी चरण सिंह जी का निधन होता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जब दिल्ली में बात आती है कि अंतिम संस्कार होगा चौधरी साहब का, और उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी और कोई जगह तय नहीं थी, तो उस वक्त टिकैत भी पहुंचते हैं वहां पे। और टिकैत पहले वो शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि अगर चौधरी साहब की समाधि के लिए स्थान दिल्ली में नहीं मिलता है तो यहाँ पर किसान ये जितने भी भवन बने हुए हैं इनको खोद करके यहीं पर समाधि बना देंगे और समाधि दिल्ली में बनेगी किसानों के नेता की। तो उसके बाद फिर चौधरी साहब का किसान घाट बनता भी है। वहां पर चौधरी साहब का एक अपना कद था, वो डिजर्व करते थे, देश के बड़े नेता थे, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। तो फिर उसके बाद में दोनों परिवारों के बीच में कई बार तल्खियां बढ़ी। लेकिन जब सिसोली में जब उस समय की मुख्यमंत्री बहन मायावती के बारे में एक टिप्पणी की चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, तो उस वक्त पुलिस ने उनकी घेरेबंदी की, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पे। भीड़ का दबाव था कि टिकैत साहब गिरफ्तारी नहीं दें, पुलिस लगी हुई थी। तो उस समय चौधरी अजीत सिंह थे जो वहां मंच सिसोली पहुंचते हैं और उनके पहुंचते ही भीड़ में जोश आ जाता है। हालांकि उस समय ये डिसाइड होता है, रणनीतिक तौर पर ये बहुत बढ़िया डिसीजन भी था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खुद पहल करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मेरा अरेस्ट हो जाना बेहतर है, मैं यहाँ खून खराबा नहीं देखना चाहता। तो वो अरेस्ट हो जाते हैं और मामला डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि राकेश टिकैत को उन्होंने अमरोहा से चुनाव भी लड़वाया। एक बार भाकी कापा, भारतीय किसान कामगार पार्टी भी बनी, जो भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी के साथ में बनी। हालांकि उसको बहुत सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन वो बनी उस समय। एक वो यूनाइट भी हुए दोनों नेता, एक प्लेटफॉर्म पे आए। और फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो जब किसान आंदोलन होता है जिसका आपने जिक्र किया, तो जब राकेश टिकैत के आंसू गिरते हैं तो उनका टेलीफोन आता है। उस वक्त मैं अमर उजाला गाजियाबाद में था, तो मैं वहां उस दिन मौके पे था और उस वक्त जब फोन आया है तो उस वक्त वो पूरा सीन में देख रहा था वहां पे। चौधरी अजीत सिंह ने का इधर फोन आया, उधर मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई, उधर ट्वीट आ गए, उधर जयंत चौधरी, ये चल गया कि चौधरी साहब चल पड़े हैं, कोठी से चल पड़े हैं, फोर्स लग गई उनकी घेराबंदी में चारों तरफ से। और कुल मिलाकर के उससे पूरे आंदोलन में जान पड़ गई। और राकेश टिकैत के दो आंसू और चौधरी अजीत सिंह का कि ये कॉल की हिम्मत नहीं हारना, हम साथ खड़े हैं, पूरे किसान आंदोलन में जान पड़ गई। और उसी के बूते ये संभव हो पाया कि बाद में किसान आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत हुई। अब ये एक अलग बात है कि इस समय फिर राहें अलग हैं। खैर, लेकिन हम थोड़ा विषयांतर पर चले गए। हम लोग आज चूंकि उनकी पुण्यतिथि है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये तो मानना पड़ेगा, पूरे देश को मानना पड़ेगा कि हमने वो दौर भी देखा जब हम छोटे थे कि ये गन्ना बेल्ट है, जब यहाँ गन्ना बड़ी मात्रा में उगाया जाता था तो गन्नों की तो जून जुलाई तक गन्ना नहीं आता था, शुगर मिल कम थे, कैपेसिटी बहुत कम थी, किसान परेशान रहता था, समय से भुगतान नहीं होता था। जब वो केंद्रीय उद्योग मंत्री बने तो ये उनकी देन है कि वेस्ट यूप में जितनी शुगर मिलें बनी, उन्होंने बड़ी संख्या में सबको लाइसेंस दिए और लाइसेंस दिए। तो आज कम से कम किसानों के सामने आज हम गन्ने के रेट की तो मौजूदा सरकार बात करती है, भुगतान की भी शुगर मिल बात करें, लेकिन ये जो बड़ी संख्या में जो शुगर मिल आज लगे हैं, आज कम से कम किसान उनके प्रयास से इतना तो किसान को विश्वास है कि जो उनका गन्ना है वो मिल में चला जाएगा। मिलों की दूरी घटी तो दूरी घटने से फैक्ट्रियां ज्यादा लगी और फैक्ट्रियां ज्यादा लगने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मार्केट में रेट भी अच्छा मिला किसानों को। तो गन्ना और ये जो एथेनॉल मिक्सिंग
पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो काम है उसको भी उन्होंने पहली बार तरजीह दी, पहली बार उसकी वकालत की, और उन्हीं के प्रयासों से ये हुआ। एफआरपी का इशू जनता के हक में, किसानों के हक में अनगिनत फैसले ऐसे हैं जो उन्होंने लिए अपनी कलम से। उद्योग मंत्री रहते वो, कृषि मंत्री रहे, खाद्य मंत्री रहे, नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री रहते उन्होंने बहुत सीरियस एफर्ट्स किए कि मेरठ में भी एक हवाई अड्डा बन जाए, लेकिन वो बन नहीं सका, वो एक अलग बात है। ये उनका सपना जरूर था। वो मेरठ में हाईकोर्ट बेंच भी चाहते थे। वेस्टर्न यूपी को एक अलग प्रदेश बनाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी, उन्होंने हरित प्रदेश का आंदोलन छेड़ा। ये अलग बात है कि उतनी राजनीतिक ताकत उनको हासिल नहीं हो सकी कि वो हरित प्रदेश बन जाता, लेकिन ये सारे इश्यूज आज भी स्टैंड करते हैं। चौधरी अजीत सिंह की ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो इश्यूज है, ये आज भी रिलेवेंट हैं। और मुझे लगता है कि चौधरी अजीत सिंह के प्रति इस इलाके के लोगों का विशेष प्यार इसलिए भी था कि वो इस इलाके के एकमात्र ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिनकी लुटियन जोन में बहुत जबरदस्त दस्तक थी। चाहे देवगौड़ा हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबसे उनके संबंध, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सारे देश के बड़े नेताओं से उनके रिलेशंस, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे वीपी सिंह हो, उनके अपने समकालीन नेताओं से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे। और लुटियन जोन में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भले ही बाद में कम होते गए, चले गए हों, घटते चले गए हों, चूंकि उसके पीछे भी उनके अपनों का धोखा देना एक बड़ी वजह रही। एक वक्त ऐसा था सिर्फ 5 वोट से वो मुलायम सिंह यादव के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। और कैसे बनते रहे कि वो तमाम साजिशें उनके अपनों ने रची, अपनों ने उनको धोखा दिया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए उस समय। अगर वो उस वक्त मुख्यमंत्री बन गए होते तो शायद वेस्टर्न यूपी का सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता। निश्चित तौर पर अनगिनत यादें हैं, अनगिनत किस्से हैं चौधरी अजीत सिंह से जुड़े हुए। आपके पास भी बहुत सारे किस्से कहानियां होंगे दोस्तों, इनका जिक्र आप यहां कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।